दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट में इस बार भी लॉस है, लेकिन कुछ राहत जरूर मिली है। वो राहत है कि कंपनी की इनकम में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, एआरपी पर कस्टमर बढ़ा है और नए सीईओ की अपॉइंटमेंट होने जा रही है। अभिजीत किशोर, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, उन्होंने ही इंडिया के अंदर 4G सर्विस की शुरुआत की है। क्या आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया को वो ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं? क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो अक्षय मुंद्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी हथियार डाल दिए थे क्योंकि लगातार जो कर्ज का जंजाल है बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के जो लैंडर्स है वो अपनी बड़ी स्टेक को बेचना चाहते हैं। करीब 3,800 करोड़ के शेयर बेचना चाहते हैं, यानी करीब 25% की हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। क्या बदलाव आएगा इससे? क्या नया प्रमोटर मिल जाएगा उस हिस्सेदारी से? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल ने बहुत सारे प्लान लॉन्च कर दिया है। कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। क्या आने वाले समय कुछ बेहतर करेगी? और कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें, 6.17 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3% की तेजी गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट का माहौल था गुरुवार को, जिसकी वजह से यहाँ पर भी गिरावट हुई। तो वोडाफोन आइडिया ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी का नेट लॉस 6,608 करोड़ के आसपास रहा है। यह सालाना आधार पर बढ़ गया है, लेकिन मार्च तिमाही के मुकाबले घटा है। तो ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे इस बार लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में लॉस काफ़ी बड़ा था, 7,166 करोड़ का लॉस था। तो कुछ तो यहाँ पे राहत जरूर मिली है। कंपनी का रिवेन्यू सालाना आधार पर 5% बढ़ चुका है, ये भी एक अच्छी बात है, जो 11,022.5 करोड़ तक पहुँच गया। अब प्रति यूजर जो ARPU की आय है उसमें भी 15% की अच्छी खासी वृद्धि हो गई है, जो 177 पर पहुँच गया है। और कंपनी ने अभिजीत किशोर का नया CEO अपॉइंट कर लिया है। 19 अगस्त को अक्षय मुंद्रा की वो जगह लेंगे। तो देख सकते हो कि अभिजीत किशोर जो इंडिया के अंदर पहली 4G सेवा शुरू करने का उनको श्रेय जाता है। अब वोडाफोन आइडिया ने उनके ऊपर दाव लगाया। तो आप देख सकते हो कि जिन्होंने पूरे भारत में पहली बार 4G सर्विस शुरू की थी, क्या वो 5G सर्विस को तेज़ी से आगे बढ़ा के वोडाफोन आइडिया को अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते? तो CEO की घोषणा हो चुकी है। इस समय कंपनी में वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, यानी COO के पद पर है, और अब वो अक्षय मुंद्रा की जगह लेने जा रहे हैं। तो ये देखो कि 19 अगस्त से उनका कार्यकाल शुरू हो जा रहा है, क्योंकि 18 अगस्त 2025 को अक्षय मुंद्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने इसकी जानकारी दे दी है कि कंपनी नए CEO को अपॉइंट कर रही है। अभिजीत किशोर कंपनी के CEO मौजूदा है, लेकिन 2015 से ही वो कंपनी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारी उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई है। उन्होंने सर्कल ऑपरेशंस और कॉरपोरेट लेवल दोनों पर काम किया है। कंपनी के CEO बनने से पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चीफ इंटरप्राइजेस बिजनेस ऑफिसर थे। उन्होंने कंपनी के इंटरप्राइज बिजनेस को संभाला था। इससे पहले वे गुजरात और केरल के सर्कल हेड के बिजनेस भी रह चुके हैं। काफ़ी अनुभवी है। तो 27 साल का अनुभव है और उन्होंने ही 4G सर्विस शुरू की थी। तो ये बड़ी बात है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभिजीत किशोर इस वोडाफोन आइडिया की प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम करने में मदद जरूर कर सकते हैं, या हो सकता है कि प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे, कोई रास्ता निकाले। तो होप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नया कंपनी को CEO मिला है। उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है। उन्होंने IIM अहमदाबाद से एजुकेशन लिया, उसके बाद में लंदन बिजनेस स्कूल में उन्होंने सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम भी किया है। तो वाकई में अब उनसे उम्मीद है। चलते हैं JP पावर की तरफ। 18.60 पर क्लोजिंग थी, 1.64% की गिरावट देखने को मिली। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स है, जिन्होंने आप देखें तो 3,800 करोड़ रुपीज़ का उनका जो कर्ज था, उसके बदले में उन्होंने CCPS के तहत जो इक्विटी ली थी, अब वो उसको बेचना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो खबरें निकल के आ रही है कि 2019 में जो कंपनी का कर्ज कम करने के लिए इन्होंने इक्विटी ले ली थी, 25% के आसपास की इक्विटी थी, जिसमें सबसे बड़ा जो यहाँ पे हिस्सा वो ICICI बैंक का है। अब वो सारे के सारे जो लैंडर्स मिलके ये स्टेक बेचना चाहते हैं ओपन मार्केट में। तो 2019 में जो कंपनी का डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत इन्होंने इक्विटी ले ली थी, अब वो इक्विटी बेचना चाहते। तो 10 से 12 जो लार्ज पावर सेक्टर प्लेयर है
वो यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते, अधिग्रहण कर सकते। तो ये सीधी 25% की हिस्सेदारी जेपी पावर की लैंडर के पास से वो ले सकते हैं अगर ऐसे खरीदारी करते हैं। और दूसरी तरफ 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की है और जेपी एसोसिएट भी नीलाम हो रही है। अगर कोई खरीदार जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण कर लेता है तो उसके पास 24% की हिस्सेदारी डायरेक्टली आ जाएगी और 25% ये लैंडर के पास से खरीद सकते हैं, यानी 49% की स्टेक हो जाएगी। और ऐसे में वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएंगे, कंपनी में वो प्रमोटर के तौर पे आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा मौका है अदानी जैसे ग्रुप के लिए, जो सारा पावर उनके जो बिजनेस है, पावर का हो या फिर रियल इस्टेट का बिजनेस हो, सीमेंट का बिजनेस हो, जो सारे अदानी ग्रुप करते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। और हो सकता है कि अदानी ग्रुप इस मामले में आगे निकल जाए और अधिग्रहण करे। अगर हम बिजनेस की बात करें तो इस बार थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देगा। आप देखें तो जून 2024 में 1754 करोड़ का रेवेन्यू था, जो जून 2025 में 1583 करोड़ के आसपास है, लेकिन मार्च के मुकाबले बढ़ा है। मार्च में 1340 करोड़ का रेवेन्यू था। बात यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात तो जून 2024 में 348 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून 25 में 278 करोड़ के आसपास है, यानी ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन मार्च में तो 155 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो क्लियरली देख लो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी बेहतर किया। पिछले कुछ दिनों से जो लगातार गिरावट होती प्रॉफिट में, उस पर फिर से रिकवरी शुरू हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है और आने वाले समय बेहतरी की हम उम्मीद कर सकते हैं। चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की तरफ। 327 पर क्लोजिंग थी गुरुवार को, जहाँ पे लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस ने पहली बार डिविडेंड देने का ऐलान किया। ये डीमर्जर के बाद पहली बार डिविडेंड है, जो पर शेयर 50 पैसे का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट थी 11 अगस्त 2025। इसका मतलब ये है कि 11 अगस्त तक जिसके अकाउंट में शेयर थे उनको ही अब डिविडेंड मिलेगा, बाकी लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आपने 11 अगस्त को भी खरीदारी की तब भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब जल्द ही डिविडेंड आपको मिलने की तैयारी हो चुकी है, तो अच्छी बात है, डिविडेंड दे रही है। और कंपनी ने बहुत सारे बिजनेस सक्सेसफुली शुरू कर दिए, रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके, एक बहुत मजबूत टीम तैयार हो चुकी है और ग्लोबल पार्टनर मिल चुके हैं, ब्लैक रॉक जैसे और अलायंस जैसे, जिनके दम पे ये तेज़ी से बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल भी अच्छे हैं। इसका ROC देखें तो 1.53 का है, इसका P रेशियो 127.85 का, PB रेशियो 1.68 का है और इंडस्ट्रीज़ का P रेशियो 20.15 का। अब आप देखें इंडस्ट्रीज़ के P के मुकाबले इसका P रेशियो हाई है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है और ROE इसका 1.31 का है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका EPS 2.52 रुपीज़ है। डिविडेंड के यील्ड में तो 0.15% है। बुक वैल्यू इसकी 194.38 की है, तो फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल अच्छे हैं। रिजल्ट भी इस बार अच्छा रहा है। देखिए खर्च की बात करें तो जून 2025 में इस बार 260 करोड़ का खर्च रहा है, मार्च में 168 करोड़ के आसपास था। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इस बार 418 करोड़ का बताया, मार्च क्वार्टर में 395 करोड़ के आसपास था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात को 324 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार बताया, जो मार्च में देख सकते हो कि 316 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। बात करें नेट प्रॉफिट की इस बार 324 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 316 करोड़ के आसपास था, यानी नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। इसमें हल्की सी कमी आई है, 0.47 रुपीज़ के आसपास था जून में, जो इस बार मार्च में 0.50 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा रहा है और आने वाले में उम्मीद है कि जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।